हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपका पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में आप लोगों को मैं डिफरेंट टाइप्स के फ्लो प्रोफाइल बताऊंगी जीवीएफ में। जीवीएफ मतलब कि ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। इसका मतलब ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में काफ़ी डीप डिस्कशन हो चुका है हमारी क्लास में, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं फ्रेश करा देती हूँ कि अगर डिस्टेंस वेरी कर रही है और उसके साथ साथ हमारा फ्लो का प्रोफाइल भी वेरी करता जा रहा है तो उसे हम लोग वैरिड फ्लो बोलते हैं। लेकिन अगर यही जो वेरिएशन है वो एक काफ़ी लंबी डिस्टेंस के बाद हमें डेप्थ में वेरिएशन देखने को मिलता है तो हम उसको ग्रेजुअली वैरिड फ्लो बोलते हैं। लेकिन अगर यही जो डिफरेंस है वाटर सरफेस में वो बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस में हमें देखने को मिल जाता है तो हम लोग उसको आरवीएफ बोलते हैं, यानी रैपिडली वैरिड फ्लो। आरवीएफ भी हमारे सिलेबस में है और हम लोग उसे बाद में कवर करेंगे। अभी जो हमें सीखना है वो है जीवीएफ यानी ग्रेजुअली वैरिड फ्लो। ठीक है, कुछ टर्म्स आप लोगों को सीखने हैं। इसके पूरे डिस्कशन में आप लोगों को कुछ टर्म्स सीखने होंगे। जो फर्स्ट टर्म आप लोगों को सीखना है वो है आपका एनडीएल। एनडीएल एनडीएल क्या होता है? एनडीएल का जो फुल फॉर्म है वो होता है नॉर्मल डेप्थ लाइन। नॉर्मल डेप्थ लाइन मतलब पहले तो आप ये देखिए कि नॉर्मल डेप्थ लाइन है क्या। देखिए, सपोज़ अगर ये कोई स्लोप है, अब जीवीएफ है तो मतलब कोई ना कोई स्लोप तो होगा ही होगा। अब अगर कोई स्लोप है तो इस स्लोप में जो वाटर सरफेस चल रहा है, जो वाटर सरफेस हमारा चल रहा है वो अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, इस मतलब ये जो वाटर है वो इस तरह फ्लो हो रहा है कि हम लोग उसको यूनिफॉर्म फ्लो बोल सकते हैं। मतलब इस जगह पर जो डेप्थ होगी वो यहाँ पर डेप्थ के बराबर होगी, वेलोसिटी बराबर होगी। ये जितना भी यूनिफॉर्म फ्लो में हम लोगों ने सब पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अगर लागू होती हैं तो हम लोग उसे यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। और ये जो डेप्थ आती है इसे हम लोग वाई नॉट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यही डेप्थ जो है वो नॉर्मल डेप्थ कहलाती है। तो नॉर्मल डेप्थ लाइन क्या होता है? हर एक पॉइंट पे जो नॉर्मल डेप्थ आ रही है, ठीक है, नॉर्मल डेप्थ आ रही है उसको एक, अगर उनके जो अपर पॉइंट है उनको हम लोग एक जोड़ते हुए एक लाइन बना दे तो उसे हम लोग नॉर्मल डेप्थ लाइन बोलते हैं। ठीक, दूसरा जो टर्म है हमारे लिए वो है सीडीएल। सीडीएल क्या होता है? क्रिटिकल डेप्थ लाइन। क्रिटिकल डेप्थ लाइन क्या होता है? अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने एक ये डायग्राम आप लोगों को बताया था जिसमें ये ऐसा एक कर्व बनाया था। ठीक, इस कर्व में ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारी क्रिटिकल डेप्थ लाइन होती है। मतलब कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जितना क्यू हमें चाहिए, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के लिए जितना क्यू चाहिए उस क्यू के करिस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होती है उसे हम लोग क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं और इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं वाई सी से। अगर ये तो बात हुआ थ्योरेटिकली, अगर हमें वाई सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए क्यूब बाई टी, जिसमें से टी क्या होता है? टॉप विथ है, ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्यू आपका फ्लो है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, और जी आप लोगों को पता है। ठीक है, एनडीएल, अगर एनडीएल में नॉर्मल डेप्थ किसी भी एक पर्टिकुलर एक ऐसा सेक्शन जिसका हमें क्यू पता हो, जिसका हमें एन पता हो, और मतलब एन क्यू ये सारी चीज़ें अगर फिक्स होती हैं, एन क्यू और एस नॉट यानी स्लोप जो बेड स्लोप होता है, अगर वो फिक्स होता है तो हमारा वाई सी और वाई नॉट जो है वो भी फिक्स होता है। तो वाई सी जो है वो तो फिक्स होगा क्योंकि क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए क्यू बाई टी हम बोल रहे हैं, और अगर क्यू फिक्स है जी तो फिक्स होता ही है, और टी यानी टॉप विथ, अगर बाकी सारी चीज़ें फिक्स है तो टॉप विथ मतलब अगर उसका क्रॉस सेक्शनल चेंज नहीं हो रहा है तो टॉप विथ भी फिक्स ही होता है। तो इस
पर्टिकुलर केस के लिए जो हमारा वाई सी कैलकुलेट होगा वो भी फिक्स होगा। वाई नॉट के केस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट होता है मैनिंग्स इक्वेशन। मैनिंग्स इक्वेशन होता क्या है, Q इक्वल टू ए बाई एन, Q इक्वल टू ए बाई एन, R की पावर 2/3 और S नॉट की पावर 1/2। तो अगर S नॉट फिक्स है, अगर S नॉट फिक्स है, Q फिक्स है, N फिक्स है और R और A जो है वो फंक्शन होते हैं किसके, Y के फंक्शन होते हैं, तो हमें एक Y मिल जाएगा और वही Y जो होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल डेप्थ होगा। ये एक तरीका है, इसे हम लोग मैनिंग्स इक्वेशन बोलते हैं। N क्या होता है, मैनिंग्स कोफिशिएंट होता है। सेकेंड तरीका क्या है, चेजीज इक्वेशन। चेजीज इक्वेशन मतलब कि Q इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई C रूट R S नॉट। R भी किसका फंक्शन होता है, Y का फंक्शन होता है। चूँकि Q फिक्स है, A फिक्स है, C तो कोफिशिएंट है, S नॉट फिक्स है, तो R जो फंक्शन है Y नॉट का वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। यानी सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी किसकी, Y नॉट की, और उसे हम बोलते हैं नॉर्मल डेप्थ। यानी इतना चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर Q N और S नॉट यानी और C, ये चार चीज़ें अगर फिक्स दी गई हैं पर्टिकुलर चैनल के लिए, तो उसमें वाई नॉट और वाई सी जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू हमें मिलेगी, वाई नॉट और वाई सी की। वाई नॉट क्या होता है, नॉर्मल डेप्थ होता है। नॉर्मल डेप्थ जैसे जैसे एक्स यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम मूव करेंगे तो उस जगह पर जितना नॉर्मल डेप्थ आ रहा है उन पॉइंट्स को हम लोग जोड़ते चले जाएं तो एक लाइन मिल जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं NDL। और क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक्स डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं तो हर एक जगह पर हम वाई सी के पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ते चले जाएं तो एक हमें लाइन मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं CDL। ये दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी अब तक, आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले उसमें मूव करते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा एक क्रिटिकल स्लोप के बारे में मैंने बोला था। क्रिटिकल स्लोप यानी SC, क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप एक ऐसा स्लोप होता है जैसे हमने बात की थी जब हमने क्रिटिकल डेप्थ बताया था, तो हमने बताया था कि एक ऐसा डेप्थ जो कि क्रिटिकल फ्लो को प्रोड्यूस कर सकता है, क्रिटिकल फ्लो प्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम लोग क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। फिर क्रिटिकल डेप्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल स्लोप जो है एक ऐसा स्लोप है, क्रिटिकल स्लोप एक ऐसा स्लोप है जो कि क्रिटिकल की कंडीशन को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि अगर ये स्लोप को हम क्रिटिकल स्लोप बोलेंगे तो जो डेप्थ अवेलेबल होगी उसे हम लोग YC बोलेंगे। यानी ये क्रिटिकल फ्लो को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्लोप चाहिए होता है उसे हम लोग क्रिटिकल स्लोप बोलते हैं। इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में अगर हम जानें तो मान लीजिए अगर ये हमारा क्रिटिकल स्लोप है, ये हमारा क्रिटिकल स्लोप है, तो अगर हम कोई ऐसा स्लोप लेते हैं जो कि इस स्लोप से कम है, हमने एक ऐसा स्लोप लिया जो कि गिवन स्लोप यानी SC जो क्रिटिकल स्लोप है अगर उससे कम है, तो इसका क्या कंडीशन होगा, इसका कंडीशंस, फ्लो कंडीशंस कुछ दूसरी होंगी। और अगर हम एक ऐसा कंडीशन लें, ऐसा स्लोप लें जिसका जो स्लोप है वो हमारा क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा है, दो कंडीशंस हमें सीखनी है। ठीक, तो अगर सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्रिटिकल के केस के लिए। क्रिटिकल के केस के लिए अगर पहले हमने बोला जो अवेलेबल डेप्थ का जो डेप्थ है वो हमारी क्रिटिकल डेप्थ होती है यानी YC होती है। इस YC को प्रोड्यूस करता हुआ जो वेलोसिटी होगा उसे हम लोग VC बोल रहे हैं यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी यानी फ्राउड नंबर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक, यानी फ्राउड नंबर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। ये चार चीज़ें जो हैं वो क्रिटिकल में आप लोगों को ऑलरेडी बताई गई हैं। ठीक, तो अगर अब हम बात करें जो क्रिटिकल स्लोप से कम स्लोप है यानी जिसे हम ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहे हैं, तो इस स्लोप में क्या होगा, यहाँ पर जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप आपको दिख रहा है, ये स्लोप जो है वो क्या है, ये कम है किससे, क्रिटिकल स्लोप से। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। और इस स्लोप, ये जो बेड स्लोप, अगर इस स्लोप के साथ अगर बेड स्लोप को डिज़ाइन किया गया है तब जो हमारी डेप्थ आएगी वो डेप्थ हमारी क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा आएगी।
क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा आएगी ये हमारी डेप्थ जो है। और वेलोसिटी की अगर बात करें तो वेलोसिटी हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम आएगी। ठीक, दूसरा केस अगर हम लें जिसे हमने ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है और उसका स्लोप जो है वो क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फ्लो आएगा वो डेप्थ ऑफ फ्लो जो है ये yc से कम होगा, yc से कम होगा। इसके अलावा जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्रिटिकल वेलोसिटी से। कुछ इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाली जो कंडीशन है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो ब्लू वाली जो कंडीशन है वो आपकी सब क्रिटिकल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, और जो रेड कलर से हमने इंडिकेट किया है वो क्रिटिकल से इंडिकेट हो रहा है। ठीक, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें अभी बाद में यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमें क्या चीज़ें ध्यान देनी है वो ज़रा देखिए। चैनल का क्लासिफिकेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हमें काफ़ी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, सफिशिएंट चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब देखो, चैनल को टोटल 5 तरीके से क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप। स्लोप किस तरीके का है उस बेसिस पे टोटल 5 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट जो टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्लोप। जो फर्स्ट टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्लोप। माइल्ड स्लोप इसे इंडिकेट किस लेटर से करते हैं, जो इसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है वो M सिंबल यूज़ किया जाता है। अब चूंकि ये माइल्ड बोल रहा है मतलब इसका जो स्लोप है वो क्रिटिकल स्लोप से माइल्ड है, यानी कम है। ठीक, तो जो पहले हमने जो आपको बताया था कि क्रिटिकल स्लोप से अगर कम है तो उसको हम लोग देखें ज़रा, यहाँ पे कुछ ऐसे देखें, ये देखिए, अगर ये क्रिटिकल की कंडीशन है, ठीक है, तो ये आपका माइल्ड स्लोप होगा, ये ग्रीन वाला आपका माइल्ड स्लोप होगा। मतलब अवेलेबल जो स्लोप होगा वो हमारा क्रिटिकल स्लोप से कम होगा, क्रिटिकल स्लोप से कम होगा। तो सीधी बात है, जब क्रिटिकल स्लोप से कम है तो जो इसमें डेप्थ होगी, जब क्रिटिकल स्लोप से कम है तो जो इसकी डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर हम इस डेप्थ में यूनिफॉर्म फ्लो कराएं, इसी डेप्थ में अगर हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो कराएं तो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो का जो डेप्थ होगा, यानी जो नॉर्मल डेप्थ होगा, वो हमारा क्रिटिकल डेप्थ से हर समय ज़्यादा होगा। तो इस तरीके का जो स्लोप होता है उसे हम लोग माइल्ड स्लोप बोलते हैं। ठीक, तो नॉर्मल डेप्थ जो है वो है yc। अगर yc यानी नॉर्मल डेप्थ yc है, अब एक चीज़ और, yc जो है वो ज़्यादा होगा, सॉरी y0 जो है वो yc से ज़्यादा होगा, ये बात तो क्लियर है। और जो स्लोप अवेलेबल होगा वो क्रिटिकल स्लोप से कम होगा, ये 2 बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, बस इन्हीं 2 बातों को हमें ध्यान रखना है। अब ज़रा एक चीज़ आप लोग देखिए, एक टेबल मैंने आगे आप लोगों के साथ शेयर की है, उस टेबल में देखिए ये क्या है कि माइल्ड स्लोप को हम लोग M सिंबल से इंडिकेट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन ये होती है और ये कैसे होती है मैंने आपको बताया। और नॉर्मल डेप्थ पे सब क्रिटिकल फ्लो होता है, ये भी मैंने आपको बताया कि अगर जो स्लोप है वो क्रिटिकल स्लोप से कम होता है तो हमारा जो डेप्थ होता है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होता है। और ये जो कंडीशन होती है ये पूरी, मतलब वेलोसिटी भी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, तो ये पूरी जो कंडीशन होती है वो सब क्रिटिकल की कंडीशन होती है। ठीक, तो दूसरा अब हम लोग केस देखते हैं, या हम लोग इसी के बारे में पहले डिटेल में जान लेते हैं कि इसका हम लोगों ने ऐसा डायग्राम क्यों बनाया। इसका हम लोग डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये जो है ये आपका है बेड स्लोप है, कोई भी S0 मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो डिज़ाइन हो रहा है वो माइल्ड स्लोप डिज़ाइन हो रहा है। माइल्ड स्लोप डिज़ाइन हो रहा है यानी इस केस में होगा क्या कि जो y0 है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा आपका yc से। तो हम लोग y0 को रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं। y0 को अगर हम लोग रेड कलर से इंडिकेट कर रहे हैं तो y0 क्या है, ज़्यादा है yc से। तो सपोज़ ये जो है, ये हमारी जो लाइन है उसे हम लोग y0 से इंडिकेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग yc से इंडिकेट करेंगे उसको हम लोग इस कलर से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये हमारा जो डेप्थ हुआ वो क्या हुआ,
YC हुआ। ये इस कंडीशन को आई थिंक सेटिस्फाई कर रहा है कि जो नॉर्मल डेप्थ लाइन है यही हमारा नॉर्मल डेप्थ लाइन होता है, ये हमारा होता है नॉर्मल डेप्थ लाइन ये, और ये हमारा होता है क्रिटिकल डेप्थ लाइन। मतलब कि ये मतलब क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो है वो कम, जो उसकी डेप्थ जो है वो कम होती है, यानी ये जो है ये YC होता है, ये YC लेंथ को इंडिकेट कर रहा होता है, और ये जो है ये पूरा Y0 को इंडिकेट कर रहा होता है। तो जो Y0 है वो ज़्यादा होता है YC के कंपैरिजन में। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्लोप। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो एक्चुअल डेप्थ है, फ्लो की जो एक्चुअल डेप्थ है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्रीन कलर से, वो कहीं भी हो सकता है। वो यहाँ से यहाँ तक भी टोटल डेप्थ को फ्लो करा सकता है, या फिर हो सकता है वो इतना हो, या फिर हो सकता है वो इतना हो। मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई। या तो जो डेप्थ आपका आएगा वो Y0 से भी ज़्यादा हो, Y0 से ज़्यादा हो, यानी जो अपर लेवल है उससे भी ऊपर हो, अवेलेबल डेप्थ अपर लेवल से भी ऊपर हो। तो ये जो पूरा एरिया होता है, ये जो पूरा एरिया हम लोग लेते हैं, इसे हम लोग रीजन 1 बोलते हैं, रीजन 1। ठीक। दूसरा, अगर जो सबसे अपर लेयर है यानी प्रेजेंट केस में NDL, और जो उसके नीचे वाली लेयर है यानी प्रेजेंट केस में CDL, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है, मतलब ये वाला जो रीजन होता है, उसे हम लोग सेकेंड पार्ट बोलते हैं या सेकेंड प्लेस बोलते हैं। ठीक। अब जो सबसे नीचे वाली लाइन है यानी प्रेजेंट केस में CDL और बेड स्लोप, और जो बेड है उसके बीच का जो एरिया होता है, मतलब ये, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं थर्ड रीजन। यानी हमें टोटल 3 रीजन मिल चुके हैं, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन। ये रीजन आपको हर तरीके के स्लोप में आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें जो हम लोग सही तरीके से इंडिकेट करें तो हम लोग इसे बोलते हैं M1 रीजन, M1 ये पहला वाला रीजन, और M2 रीजन ये दूसरा वाला रीजन, और M3 रीजन ये तीसरा वाला रीजन। ठीक है। ठीक। अब इसी चीज़ को एक डायग्राम के फॉर्म में हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप उसे देखिए। देखिए ये जो डायग्राम है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, माइल्ड स्लोप है, जैसा मैंने इससे पहले भी बनाया हुआ था। ये देखिए ये माइल्ड स्लोप है, और इसमें जो स्लोप अवेलेबल है वो क्रिटिकल स्लोप से कम है। इसमें CDL है, क्रिटिकल डेप्थ लाइन है, ये YC है, और NDL है, नॉर्मल डेप्थ लाइन यानी YC है। इसमें 3 रीज़न आपको बताए गए हैं। ये रीज़न जो है इसे हम लोग बोलते हैं M1, ये जो रीज़न इसे हम लोग बोलते हैं M2, और ये जो रीज़न इसे हम लोग बोलते हैं M3। तो अगर इनकी कंडीशंस आपको लिखने के लिए बोली जाएं तो आप लोग क्या लिखेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि देखिए पहले वाले रीज़न में क्या है, पहले वाले रीज़न में अगर Y है, डेप्थ अगर हम Y माने, तो जो Y है वो सबसे ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? वो Y0 से भी ज़्यादा है और वो YC से भी ज़्यादा है। अगर हमें ऐसी कंडीशन मिल जाती है तो मतलब हमारा जो फ्लो है वो किस टाइप का है, वो M1 का है, मतलब माइल्ड स्लोप में रीजन 1 में है। ठीक। अगर सेकेंड रीजन में जाता है, माइल्ड स्लोप में सेकेंड रीजन में जाता है, तो हमारा जो चैनल होगा वो कैसे, वो जो उसकी डेप्थ होंगी उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो सीधी बात है, सबसे जो ज़्यादा डेप्थ हुई वो क्या हुई, Y0 हुई। Y0 जो है वो डेप्थ सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्या है, Y है, मतलब वो बीच वाले रीजन में होगा, और उससे भी कम जो है वो CDL होगा। अगर ऐसा है तो उसे हम लोग M2 इंडिकेट करते हैं, और अगर ये वाला है तो इसे हम लोग M1 इंडिकेट करते हैं। M3 के लिए अगर आप देखें तो M3 के लिए सबसे ऊपर क्या है, NDL होता है, उससे नीचे क्या होता है, CDL होता है, और सबसे कम क्या होता है, हमारा एक्चुअल डेप्थ होता है, जो हमें सबसे नीचे वाले पार्ट में अगर हमारा डेप्थ रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ये M3 टाइप का फ्लो है। इसी चीज़ को एक टैबुलर फॉर्म में आगे शो किया गया है, वो चीज़ आप लोग देखिए। कि देखिए ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये M1, M2, M3, और ये डेप्थ के क्राइटेरिया जो मैंने अभी आप लोगों को इंडिकेट किए थे, रीज़न ये। ठीक। तो माइल्ड स्लोप जो है वो हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है।
ठीक, अब आते हैं हम लोग स्टीप स्लोप पे। स्टीप स्लोप जो होता है, स्टीप स्लोप के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने माइल्ड स्लोप के बारे में समझा, उसी तरह हम लोग स्टीप स्लोप के बारे में समझेंगे। स्टीप स्लोप क्या होता है? जैसे कोई भी स्लोप है, मान लीजिए ये आपका क्रिटिकल स्लोप है। अब कोई स्लोप जो है वो इस क्रिटिकल स्लोप से भी ज़्यादा अगर है, तो अगर ये डेप्थ जो है वो yc है, तो इसका जो डेप्थ होगा वो क्या होगा? yc से कम होगा। लेकिन इसका अगर मान लीजिए इसका जो वेलोसिटी है वो vc है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो vc से ज़्यादा होगी। और यहाँ पर अगर जो स्लोप है, अगर आप उसको SC मान लीजिए, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा? SC से ज़्यादा होगा, जो देखने से ही पता चल रहा है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये पूरी कैसी हैं? ये सुपर क्रिटिकल की कंडीशंस होती हैं। जब सुपर क्रिटिकल की कंडीशंस होती हैं, यानी इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है चैनल का, इसे हम लोग बोलते हैं कि वो स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप है, ठीक है। स्टीप स्लोप में जो नॉर्मल डेप्थ होती है वो क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर होती है। सॉरी, यहाँ पर ये एक चीज़ गलत हो गया है, वो ये है कि जो डेप्थ है, इस चीज़ को आप फिर से समझ लीजिए। सॉरी, देखिए, जो सपोज़ ये आपका क्रिटिकल का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रिटिकल स्लोप है, यहाँ पर डेप्थ जो है वो yc है, वेलोसिटी जो है वो vc है, और स्लोप जो है वो sc है। तो अगर हम कोई ऐसा चैनल लेते हैं जिसका स्लोप जो है वो SC से ज़्यादा है, इसका स्लोप जो है वो आपका क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा है, तो होगा क्या कि इस केस में वेलोसिटी भी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, और जो डेप्थ होगा, जो फ्लो का डेप्थ होगा वो क्या होगा? क्रिटिकल से कम होगा। नॉर्मल डेप्थ अगर फ्लो हो रहा है तो नॉर्मल डेप्थ भी इसका क्रिटिकल से कम होगा, ठीक। तो ये जो आपका क्राइटेरिया है ये पूरा आपका आता है सुपर क्रिटिकल के क्राइटेरिया से मैच होता है। यानी एक चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि जो अगर स्लोप जो है वो क्रिटिकल स्लोप से, बेड स्लोप जो है वो क्रिटिकल स्लोप से ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब जो फ्लो होने लगता है वो सुपर क्रिटिकल होने लगता है। मतलब नॉर्मल डेप्थ पर भी हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो जो है वो एग्जिस्ट करेगा। देखिए, वही चीज़ यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आपको दी गई है। देखिए, स्टीप स्लोप को इंडिकेट करते हैं कैपिटल S से। इस पे क्या होता है कि ये जो डेप्थ होता है, क्रिटिकल डेप्थ जो है वो ज़्यादा होता है, इसका जो नॉर्मल डेप्थ होता है वो कम होता है, और क्रिटिकल स्लोप जो नॉर्मल डेप्थ पे हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो जो है वो होता है। अब इसका अगर डायग्राम बनाएं तो देखिए डायग्राम कैसा बनेगा। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, थोड़ा इसे स्टीप बनाते हैं। स्टीप मतलब कि कुछ ऐसे इसको स्टीप बनाते हैं, स्लोप काफ़ी ज़्यादा देते हैं। जब स्लोप ज़्यादा है तो देखिए एनडीएल जो होगा, एनडीएल हमारा इसमें कम होता है, तो मतलब ये हुआ एनडीएल, नॉर्मल डेप्थ लाइन, मतलब ये जो है ये y0 होगा यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट जो बनाना है वो हमें बनाना है सीडीएल इससे ऊपर होगा, तो मतलब हो गया क्या? सीडीएल हो गया ये क्या? yc, और yc यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। अब हमारा जो एक्चुअल डेप्थ है, वो कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा तो ये जो डेप्थ आ गई y, ये तो सबसे ज़्यादा हो गई, यानी रीजन 1 पे चला गया। मतलब क्या हो गया? S1 से हम लोग S1 इंडिकेट करते हैं। अब अगर S1 है तो ये बात क्लियर होगी कि तो जो y है वो सबसे ज़्यादा है किससे? y0 से, पहले yc आएगा, yc से, और उससे भी कम क्या है? ये y0 है, ठीक। अगर इस रीजन में आता है हमारा डेप्थ तो इसे हम लोग बोलते हैं S2 रीजन बोलते हैं, और जो इसमें जिसका जो डेप्थ का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? yc जो है वो डेप्थ सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगा आपका एक्चुअल डेप्थ, और उससे कम होगा आपका यूनिफॉर्म डेप्थ, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं एनडीएल। थर्ड जो रीज़न होता है वो ये, यानी ये S3, तो सबसे ज़्यादा होगा इसमें yc से कम होगा y0, और सबसे कम हो जाएगा हमारा एक्चुअल डेप्थ। ये जो पूरा केस होता है इसे हम लोग बोलते हैं S3। इसी चीज़ को अब आगे देखते हैं टेबुलर फॉर्म में, ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन है। पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए, स्टीप स्लोप का, माइल्ड स्लोप का है, ये है स्टीप स्लोप का।
जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ये देखिए, ये रीज़न 1 है, ये रीज़न 2 है, ये रीज़न 3 है, इसे हम लोग बोलते हैं S1 रीज़न, इसे हम लोग बोलते हैं S2 रीज़न, इसे हम लोग बोलते हैं S3 रीज़न। और जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है वो आगे टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को बताया गया है, वो आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ये रीज़न ये रहा। अगर ये S1 रीज़न में है तो जो Y है वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम YC होगा और उससे कम जो है वो Y0 होगा। इसी तरह अगर ये S2 है तो YC जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, बीच में आपका Y हो जाएगा और Y0 तो सबसे कम है ही। सबसे पहले वाले में Y सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंड में बीच में होता है और S3 में सबसे कम हो जाता है। ये हमेशा रूल होता है स्टीप स्लोप के लिए, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया आपके लिए तैयार हो चुके हैं, यानी स्माइल स्लोप और स्टीप स्लोप। थर्ड देखते हैं। थर्ड जो हमारा टाइप होता है स्लोप का वो होता है हमारा क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप आप लोगों को पता ही है। जैसे अगर ये आपका क्रिटिकल स्लोप है, अगर हम कोई ऐसा चैनल बना दें जिसका स्लोप जो है वो क्रिटिकल स्लोप के बराबर हो, तो वो सभी क्रिटिकल की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको कैरी करेगा। मतलब क्या होगा, उसका जो डेप्थ होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल डेप्थ के बराबर होगा। उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होगा। उसका जो स्लोप होगा वो क्रिटिकल स्लोप के बराबर होगा। यहाँ पर जो डेप्थ हो रहा है उसे हम लोग नॉर्मल डेप्थ के लिए ले रहे हैं, तो मतलब क्या होता है कि क्रिटिकल स्लोप जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C लेटर से, तो जो C लेटर है उसमें क्या होगा, YC और Y0 जो है बराबर होगा। यानी हम लोग इसे इस तरह भी बोल सकते हैं कि क्रिटिकल फ्लो जो होता है वो नॉर्मल डेप्थ पे ही क्रिटिकल फ्लो हो रहा होता है। मतलब क्रिटिकल और नॉर्मल फ्लो दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को ज़रा आप देखें अगर, तो इस चीज़ को टेबुलर फॉर्म में भी ये चीज़ बोली गई है। ये देखिए, क्रिटिकल स्लोप में YC और Y0 बराबर होते हैं और क्रिटिकल फ्लो जो हो रहा होता है वो नॉर्मल डेप्थ पे हो रहा होता है। नेक्स्ट आपको ये जानना है कि इसमें रीज़न कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, इसमें रीज़न में थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा। अभी तक आप लोगों को जितना देखने को मिला, हर केस में आपको 3-3 रीज़न देखने को मिले। सबसे पहला रीज़न कहाँ होता है, सबसे जो ऊपर वाली लाइन होती है उसके ऊपर का जो पूरा रीज़न होता है उसे हम लोग रीज़न 1 नेम से इंडिकेट करते हैं। और दूसरा रीज़न जो होता है सबसे ऊपर वाली लाइन और नीचे लाइन के बीच में जो रीज़न हम लोग देते हैं वो रीज़न 2 बोलते हैं। और सबसे नीचे वाली लाइन से बेड जो होता है वहाँ तक का जो रीज़न हम लोग देते हैं उसे रीज़न 1 नेम से देते हैं। अब अगर आप क्रिटिकल स्लोप को देखें तो अगर ये जो है ये क्रिटिकल स्लोप को बना रहा है और इस पे होता क्या है, ये YC = Y0 होता है। तो जब हम लोग इसका Y0 बनाएंगे तो ये Y0 बन गया, यही Y0 है और यही क्या है, यही हमारा YC है। मतलब NDL और CDL दोनों सेम हैं। जब NDL और CDL दोनों सेम हैं तो देखिए हमने क्या बोला, जो सबसे ऊपर वाली लाइन, यानी ये है सबसे ऊपर वाली लाइन, इस ऊपर वाली लाइन से जो ऊपर का जितना भी एरिया आपको दिख रहा है वो रीज़न 1 में जाएगा और दोनों लाइन के जो बीच का जो पार्ट होता है वो रीज़न 2 में जाएगा। जब इसमें दोनों लाइन सेम ही हैं तो इसमें दोनों लाइन के बीच का जो रीज़न है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब इसमें रीज़न 2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसका जो हम लोग जिस अल्फ़ाबेट से इसको इंडिकेट करते हैं वो होता है C। मतलब C1 तो है लेकिन C2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और सबसे जो लास्ट वाली लाइन है और बेड के बीच का जो एरिया है उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं C3 से। मतलब कि हमारे क्रिटिकल स्लोप में सिर्फ 2 ही रीज़न होते हैं, C1 और C3। C2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसका जो डायग्राम आपको दिखेगा वो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, क्रिटिकल स्लोप बना हुआ है, ये है क्रिटिकल स्लोप। इसमें NDL और CDL सेम ही लाइन है और रीज़न 1 एग्जिस्ट कर रहा है, रीज़न 3 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन रीज़न 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रीज़न क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस, जब दोनों एक ही हैं तो इसमें कुछ भी बीच में नहीं बच रहा होता है। ठीक, अब इसी चीज़ को यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए।
वो क्या है कि अगर ये ऐसे स्लोप दिया गया है और यही NDL है, यही CDL है, यही NDL है और यही आपका CDL भी है, ठीक है। तो इसमें जब C1 और C3 ये 2 रीज़न है तो इसमें होगा क्या कि जो Y है वो सबसे ज़्यादा है और YC और Y0 क्या हैं, ये आपस में बराबर हैं। और दूसरा केस क्या बनता है कि YC और Y0 आपस में बराबर हैं और ये जो है ज़्यादा है Y से। 2 ही रीज़न बनते हैं इसमें, मतलब C1 और C3 2 ही रीज़न बनते हैं, C2 एग्जिस्ट नहीं करता है। इस चीज़ को आप इधर भी देख लीजिए टेबल में, ये जो टेबल आपको दी गई है ये देखिए, स्टीप स्लोप हो गया क्रिटिकल स्लोप। क्रिटिकल स्लोप में देखिए 1 और 3 यानी C1 और C3 एग्जिस्ट कर रहा है और ये 1 की कंडीशन है और ये जो है ये 3 की कंडीशन है। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये जो कंडीशंस दी हुई हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। जो फोर्थ जो केस होता है, जो फोर्थ हमारा चैनल होता है उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बेड। हॉरिजॉन्टल बोला जा रहा है मतलब इतना चीज़ तो क्लियर है आप लोगों को कि जो बेड स्लोप है वो इसमें क्या है, 0 है। हॉरिजॉन्टल है मतलब जो स्लोप है वो 0 है, मतलब जो चैनल हमारा है वो हॉरिजॉन्टल है। अब अगर चैनल हॉरिजॉन्टल है तो एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, वो क्या कि देखिए अगर जो चैनल है वो हॉरिजॉन्टल है तो आपको ध्यान है YC कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते थे वो क्या होता था, Q²/G = AQ/T। इसमें कहीं भी स्लोप टर्म जो है इंडिकेट नहीं है, तो अगर S0 0 भी हो जाता है तो भी हमें YC की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर हम इसी S0 = 0 के लिए हम कैलकुलेट करना चाहेंगे Y0 की वैल्यू, तो Y0 की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो क्या होती है, किसी भी एक फॉर्मूले से लीजिए Y0 की वैल्यू हम लेते हैं, मान लीजिए हम चेज़ी फॉर्मूला ले लेते हैं, तो चेज़ी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q = AC√R S0। तो अगर S0 की वैल्यू जो है वो हो जाती है क्या, 0। अगर S0 की वैल्यू 0 हो जाती है तो यही जो रीज़न होगा वो इधर जाएगा, Q/0 हो जाएगा और इधर समथिंग Y के टर्म्स में कुछ हमें मिलेगा, मतलब Y की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, इनफाइनाइट हमें मिलेगी। जब Y की वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी मतलब ये जो केस चल रहा है ये CDL हमने बना ली, CDL तो हमें मिल जाएगी, इसमें कुछ नहीं है, CDL हमें मिल जाएगी। लेकिन Y की वैल्यू यानी Y0 की वैल्यू जो है वो हमें मिली इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट मिली तो मतलब ये तो कहीं भी जाके बहुत दूर ऊपर इनफाइनाइट में कहीं पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे बहुत दूर इनफाइनाइट। ये जो है ये रीज़न हुआ इनफाइनाइट, NDL जो है वो इनफाइनाइट पे, हम इसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जो ऐसा जो केस होता है इसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल बेड। अब देखिए जब हम लोग रीजंस देखने लगते हैं, जब हम लोग रीज़न देखेंगे तो क्या होगा कि जो सबसे नीचे जो रीज़न आता है, मतलब बेड से जो नीचे वाली लाइन है उसके बीच का रीज़न जो हम लोग बोलते हैं इसे हम लोग थर्ड रीज़न बोलते हैं। अब चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है यानी ये जिसे हम लोग जिस अल्फ़ाबेट से इंडिकेट करते हैं वो होता है H, ठीक है। तो जो H है और ये 3 है तो मतलब जो वैल्यू मिली वो हमें क्या मिली, H3 मिली, H3। ये जो रीज़न हुआ ये हुआ H3 रीज़न हुआ। H3 रीज़न तो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपकी डेप्थ यहाँ कहीं पर है, ये हमारा Y है, तो जो CDL है, CDL से नीचे हमारा Y है, मतलब थर्ड वाले ग्रुप में गया। लेकिन अब देखिए इनफाइनाइट पे कहीं पे NDL है, NDL बहुत ऊपर है और CDL जो है उसे हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन NDL इनफाइनाइट में है, हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर रीज़न की बात बोलें तो NDL तो बहुत ऊपर है, लेकिन है तो ऊपर, तो NDL से CDL के बीच में अगर कहीं भी Y, मतलब Y मान लीजिए यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, तो ये जो हमारा जोन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट से ऊपर भी क्या वाटर की डेप्थ हो सकती है, क्या ये फिजिबल है? जब ऐसा फिजिबल नहीं है तो यानी इसमें H1 जो रीज़न होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसमें सिर्फ 2 रीज़न होते हैं और वो क्या होते हैं, H2 होता है, H3 होता है, लेकिन H1 इंडिकेट नहीं होता ही नहीं है इसमें। तो अगर इसी चीज़ को आप देखें तो हॉरिजॉन्टल के केस में देखिए, हॉरिजॉन्टल बेड के
हॉरिजॉन्टल बेड के केस में S0 इक्वल टू 0 होता है, और जो मैंने बोला ना कि Y0 जो है वो इनफाइनाइट में होता है, मतलब Y0 जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो कैन नॉट सस्टेन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो को सस्टेन नहीं करता इस तरीके का बेड। अब देखिए नेक्स्ट में आप हॉरिजॉन्टल का स्लोप देखिए, हॉरिजॉन्टल कैसा दिखता है, ये है हॉरिजॉन्टल बेड। हॉरिजॉन्टल बेड में देखिए आपको रीज़न 2 दिख रहा है, रीज़न 3 दिख रहा है, लेकिन रीज़न 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, अब इन्हीं का अगर इसी के केस में इसी में देख लीजिए, अगर हम लोग डेप्थ बनाने की डेप्थ का क्राइटेरिया लेंगे इसमें, तो चूँकि Y0 जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हम लोग उसको कैलकुलेशन में, इनफाइनाइट है तो हम लोग ऐसे भी उसको कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं। हम सिर्फ 2 डिस्टेंसेस से कंपेयर करते हैं, और वो होता है Y और YC, जिसमें से ये जो YC है वो तो फिक्स है। तो अगर Y जो है वो इसके ऊपर होगा, मतलब अगर Y जो है वो ज़्यादा होगा YC से, तो वो किस रीज़न में गया, वो रीज़न में गया H2 रीज़न में गया। और अगर Y जो है वो YC से कम है, तो वो किस रीज़न में गया, वो H3 रीज़न में गया, हॉरिजॉन्टल बेड के रीज़न 3 में गया। यही 2 चीज़ें आपको टेबल में दिखेंगी। जो टेबल है ये देखिए, हॉरिजॉन्टल बेड में 2 केसेस हैं जिसे हम लोग H2 और H3 से इंडिकेट करते हैं। Y की वैल्यू अगर ज़्यादा है YC से, तो हम लोग उसे H2 रीजन में देते हैं, और अगर Y की वैल्यू कम है YC से, तो हम लोग उसे S3 रीजन में देते हैं। टोटल आप लोग अभी तक 4 तरीके के प्रोफाइल आप लोग देख चुके हैं। 5वां जो प्रोफाइल होता है वो होता है एडवर्स स्लोप। एडवर्स स्लोप होता है, देखिए कुछ चीज़ें और जानिए ज़रा। जो अभी तक हमने जो GVF का जो आपको डेरिवेशन करवाया था, उसमें हमने GVF का जो डेरिवेशन कराया था, उसमें हमने क्या किया था कि हमने इस तरीके के स्लोप को पॉजिटिव माना है। हर जगह पर हमने इसी तरीके के स्लोप पे हमने काम किया है, और हम इस तरीके को पॉजिटिव मानते हैं। बट अगर सही वे में देखा जाए तो देखिए, जैसे जैसे हम x डायरेक्शन में जा रहे हैं, अवेलेबल हाइट जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब ये क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोप चलता जा रहा है, मतलब निगेटिव स्लोप है, एक्चुअल में निगेटिव है, लेकिन हम लोग इसे ही पॉजिटिव मानकर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा फ्लो अवेलेबल नहीं है, ऐसा स्लोप अवेलेबल नहीं है, और हमारा जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके का दे दिया जाए, मतलब कि x डायरेक्शन में बढ़ते हुए, तो हमें ये जो है y वाला जो है वो बढ़ता हुए मिले, तो इस तरीके का जो स्लोप होता है उसे हम लोग एडवर्स स्लोप बोलते हैं। एक्चुअली में यही हमारा पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग चूँकि इस तरीके के स्लोप को अपने कैलकुलेशन में पॉजिटिव लेके चलते हैं, मतलब ये जो स्लोप है वो अब किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, निगेटिव वे में ट्रीट किया जाएगा। जब निगेटिव वे में ट्रीट किया जाएगा, मतलब S0 यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर आपको ध्यान हो तो अगर आपने पहला वाला PDF देखा होगा, तो उस PDF में हमने जो मेन डायग्राम बनाया है उसको हमने इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर घटता हुआ डायग्राम बनाया, और उसे हमने पॉजिटिव लिया है। तो जब वो पॉजिटिव है तो मतलब ये जो इंक्रीजिंग वाला है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा स्लोप के टर्म्स में। ठीक है, तो अब देखिए Y0 पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का, Q इक्वल टू AC रूट R S0। अब अगर S0 की वैल्यू हो गई निगेटिव, तो क्या हमें R की वैल्यू मिल पाएगी, मतलब क्या हमें Y0 की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। जब ये ऑलरेडी निगेटिव है और रूट के अंदर निगेटिव है, मतलब हम लोग Y0 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जब Y0 की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब एडवर्स स्लोप में हमारा जो यूनिफॉर्म फ्लो होता है वो कैरी नहीं किया जा सकता है। इसी चीज़ को ऑलरेडी इस टेबल में मेंशन किया गया है। ये देखिए, एडवर्स स्लोप में जो स्लोप होता है वो हमारा 0 से कम होता है, जो हमारे एजम्पशन के हिसाब से है, और ये यूनिफॉर्म फ्लो को सस्टेन नहीं कर सकता है। मतलब ये वाला टेबल आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं, ये टेबल आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है, इसका डायग्राम समझना है। तो देखिए हम लोग इसका डायग्राम समझते हैं। डायग्राम समझने के लिए क्या है, एक एडवर्स स्लोप बनाते हैं, ये हमारा हुआ, अब ये हमारा हुआ एडवर्स स्लोप, और इसी स्लोप को अब हम क्या मानेंगे, हम निगेटिव मानेंगे। ठीक है, अब हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो है वो Y0 जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो पा रही, Y0 हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये भी कहाँ पर है, ये भी हमारा इनफाइनाइट में है। जब Y0 भी नहीं फाइंड कर सकते, तो मतलब हम ये मान लेते हैं कि Y0 जो है वो इनफाइनाइट होगा। जब ये इनफाइनाइट होगा तो ये बहुत दूर ऊपर कहीं पर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर हमारा इसमें
NDL होगा। ठीक, अब देखिए, अब हम इसमें क्रिटिकल डेप्थ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ हमारा जो है वो CDL है और ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर है, ये इनफाइनाइट में है। तो जो हमारा अवेलेबल जो डेप्थ है वो या तो यहाँ इस रीजन में होगा, जब वो इस रीजन में होगा तो मतलब ये किसके बीच में है, NDL से CDL के बीच में है, मतलब ये रीजन 2 पर है, रीजन 2 पर है। और एडवर्स स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, यानी ये रीजन हो गया क्या, A2 रीजन हो गया। इसी तरह जो हमारा दूसरा रीजन, अगर हमारा डेप्थ जो है वो यहाँ कहीं पर आ जाए, मतलब CDL और बेड के बीच में कहीं पर आ जाए, तो ये जो रीजन होता है ये रीजन 3 होता है और ये स्लोप कहता है एडवर्स स्लोप है, यानी ये रीजन हो गया A3। तो यानी जब A2 रीजन है, जब A2 रीजन में हमारा Y0 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मतलब कंपेयर हम लोग किस में करेंगे, सिर्फ Y और YC में करेंगे। तो अगर ये 2 पर है, मतलब Y की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है YC से, तो मतलब ये जो क्राइटेरिया बना वो किसका बना, A2 का बना। और अगर Y जो है वो कम है हमारा YC से, तो मतलब ये जो रीज़न बना वो बना हमारा A3 रीज़न बना। इसी चीज़ को आप यहाँ पर देखिए, ये हो चुका है, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। लास्ट में बचता है एडवर्स स्लोप। ये देखिए एडवर्स स्लोप, एडवर्स स्लोप में हमने इस तरीके के स्लोप के हमारे अजम्पशन के हिसाब से हम उसे निगेटिव मानते हैं, तो ये हुआ निगेटिव। रीज़न 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, रीज़न 2 रीज़न 3 हमारा एडवर्स स्लोप है, मतलब A2 अवेलेबल है और A3 अवेलेबल है। अगर इसी चीज़ में हम लोग डेप्थ के रिलेशन को देखें तो देखिए एडवर्स स्लोप में जो हमारा डेप्थ का रिलेशन है वो सिर्फ Y और YC में किया गया है, और अगर Y ज़्यादा है तो A2 में, Y कम है तो वो A3 टाइप में जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें आप लोगों को मैं जो है, अच्छा अभी ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूँगी। अगर इतने तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसकी क्लास ले लूँगी, या फिर उसके लिए मैं फिर से कुछ वीडियो वगैरह फिर से आप लोगों को बना के प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।